G20 में इन बड़े नेताओं का ना आना जरूर G20 के ऊपर अब एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं G20 में शामिल होने के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत नहीं आ रहे हैं G20 में शामिल होने के लिए। लेकिन अब खबर आई है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी G20 में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएंगे, लेकिन वो 11 तारीख को स्टेट विजिट पर भारत आएंगे। क्या कुछ कंट्रीज जानबूझकर G20 को कमजोर करना चाहते हैं? कुछ देश चाहते हैं कि भारत के अंदर G20 हो रहा है तो वो सफल ना हो। इस लिहाज से क्या हम चीजों को देखें? आज एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान ने G20 से दूरी बनाई है। जय हिंद संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार समय देने के लिए फिर से शुक्रिया सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दरअसल G20 समिट नजदीक है और उसी बीच 3 अहम कंट्री हैं जिनकी तरफ से राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं और किसी हद तक ये चीजें साफ भी हो चुकी हैं। पुतिन की बात कर ले हम, रूस के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, और अब खबर आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो भी भारत नहीं आ रहे हैं G20 में शामिल होने के लिए। मैं समझना चाहूंगा सर, मैं कंट्री बाय कंट्री भी आऊंगा, लेकिन पहले एक बड़ा अहम सवाल कि क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ कंट्री एक साथ आकर G20 को कमजोर करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत के अंदर G20 जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है या किया जा रहा है, कुछ देश ऐसा है जो चाहते हैं कि ये उतना सफल ना हो, सारा क्रेडिट भारत को ना मिले, भारत की जो इमेज बदल रही है वो ना बदल पाए? देखिए राजेश जी, ये जो 3 राष्ट्राध्यक्षों के बारे में जो खबरें आ रही हैं, चाइना राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, ये सच है कि इस तरीके के जो खबरें रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन G20 में अवश्य करेंगे। और यदि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो उनके प्रीमियर, चाइना के प्रीमियर आ रहे हैं। यदि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं तो उनके विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव आ रहे हैं। और यदि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते हैं तो अवश्य वो किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो G20 में सभी जो राष्ट्र हैं वो अपना प्रतिनिधित्व अवश्य करेंगे। अब ये अलग बात है कि हेड ऑफ स्टेट के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या किसी अन्य लीडर के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक बात और राजेश जी बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक ध्रुवीकरण की तरफ विश्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और इस रणनीतिक अनिश्चितता की वजह से जो आर्थिक अनिश्चितताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। महाशक्तियों के बीच में एक अति महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फॉल्ट लाइंस जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो ने रशिया के विरुद्ध परोक्ष रूप से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और यूरोपियन थिएटर में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। वहीं चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में या पूरे अन्य विश्व के क्षेत्रों में एक डोमिनेट करने की मंशा रखता है, अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर थोपने की मंशा रखता है। और चाइना की भी मंशाएं बहुत स्पष्ट हैं। और रशिया और चाइना ऐसा लगता है कि दोनों अब साथ में आकर के वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो की हेजीमोनी को चैलेंज करने की भी योजना की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनके साथ जाहिर है कि बेलारूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया जैसे राष्ट्र भी हैं। और वहीं अमेरिका, नाटो जो एलाइज हैं, कुछ अन्य जो एलाइज हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे, और उसके कुछ अन्य पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो ये पूरा विश्व जो है राजेश जी वर्तमान समय में ध्रुवीकरण के मोड में दिखाई दे रहा है। एक नए शीत युद्ध का खतरा दिख रहा है। तो ऐसे में जो G20 जैसे
एक महत्वपूर्ण जो फोरम्स का इसके ऊपर भी इसकी आंच आ सकती है और इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये जो दुनिया में महाशक्तियों के बीच में तनाव दिख रहा है, उसका असर इस तरीके के महत्वपूर्ण मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी पड़ सकता है। ये इस बात की पूरी आशंका है और G20 यद्यपि की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक निभाता रहा है और अभी भी आगे आने वाले समय में भी इसका महत्व लगातार बना रहेगा, क्योंकि राजेश जी एक ये ऐसा मैं समझना चाहता था, बड़ी अहम बात आपने कही, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी तक G20 काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि रूस चीन की तरफ से एक कोशिश हो रही है कि G20 का जो दायित्व है उसको कम किया जाए, G20 की जो पावर है उसे कम किया जाए? ये इस बात की संभावना हो सकती है और ये इस बात की तरफ चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र बढ़ सकते हैं कि जिसमें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ऐसे फोरम्स में जहां वो नहीं है उसको ज्यादा महत्व दिया जाए। और अभी आपने देखा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो ब्रिक्स की समिट साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी उसमें तो वहां वो पहुंच गए, लेकिन अब वो G20 जो समिट में नहीं आ रहे हैं। वो इस बात के लिए अवश्य कोशिश कर सकते थे, जो भी उनकी प्रतिबद्धताएं रही हों, लेकिन उनका G20 में ना आना इस बात का संकेत हो सकता है कि चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र ऐसे फोरम्स को अब ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से रहित हैं, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेजेंस नहीं है, उनको ज्यादा वो बढ़ावा देने की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ये जो फॉल्ट लाइंस हैं जैसा कि मैंने कहा बढ़ रही हैं, महाशक्तियों के बीच में एक तनाव की स्थिति देखी जा रही है, प्रतिद्वंदिता देखी जा रही है। तो ऐसे में जो ब्रिक्स जैसे फोरम्स को, SCO जैसे फोरम्स को और अधिक बढ़ाने के बारे में ये चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र कोशिश कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो G20 जो कि विकसित और विकासशील देशों का एक फोरम है, जो वेस्टर्न कंट्रीज और जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो क्षेत्र हैं, विश्व के सभी महत्वपूर्ण इकोनॉमीज का एक फोरम है, उसको जो है उसको थोड़ा डाउनग्रेड करने के लिए और वहां पर वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए भी इस तरीके के की कवायदे की जा सकती हैं, इस तरह के संकेत दिए जा सकते हैं चाइना और रशिया की तरफ से। हम अब ब्रिक्स और SCO जैसे फोरम्स को, जहां पे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का जो फोरम है, उनको जो है ज्यादा वरीयता दें, तो ये इस बात की संभावना हो सकती है और इस तरफ ये राष्ट्र बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक चीज और जो मैं संजीव जी समझना चाहता था कि रूस के विदेश मंत्री भी G20 में भारत नहीं पहुंचे हैं, आएंगे वो, लेकिन कल उनकी तरफ से एक बयान आता है और कहा जाता है कि अगर यूक्रेन की बात G20 के दौरान की गई तो हम संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं होने देंगे। G20 से पहले ही इस प्रकार से धमकाना, किस प्रकार से आप इन चीजों को देखेंगे? देखिए, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, NATO तथा यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है, ये दुर्भाग्य से अभी भी जारी है और एक ऐसे समय में जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उस समय भी भारत के सारे बैक चैनल के प्रयासों के बावजूद भी ये युद्ध जो है अभी भी चल रहा है, बातचीत की कोई संभावना नजर नहीं आती और यूक्रेन का जो विषय है वो रशिया तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में एक बहुत ही बड़े जो है भिन्न मतों का और एक विवाद का विषय है, मैं कहूंगा एक युद्ध का एक विषय है वर्तमान समय में। और यह युद्ध जाहिर है कि परोक्ष रूप से रशिया अमेरिका के बीच में लड़ा जा रहा है और इसी वजह से सर्जेई लावरोव का ये कहना कि यदि यूक्रेन के ऊपर कोई इस तरीके की चर्चा हुई तो हम संयुक्त घोषणा पत्र नहीं जारी होने देंगे, ये इस बात को दर्शाता है कि अभी भी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, यूक्रेन के युद्ध को लेकर के जो तनाव है, जो इंटेंसिटी है, वो लगातार बनी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत की अध्यक्षता के समय में भी ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये युद्ध अभी भी जारी है। इसलिए भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है कि अब देखना होगा कि ये जो न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है, वो किस तरीके के और किस रूप में जारी होता है। ठीक है, अब दो छोटे छोटे पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा क्योंकि समय काफी ले लिया मैंने आपसे। एक चीन को लेकर जो शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं G20 में, क्या इसके पीछे हम LAC
जो तनाव है उसको देखें, एक तरफ मैप जारी करना ब्रिक्स के बाद, फिर दोनों विदेश मंत्रालयों के बयान, क्या उसका कारण एक बड़ा अहम कारण है, या फिर अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिद्वंदिता चल रही है उसको मैं कारण समझूं सर? देखिए राजेश जी, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जो विश्व में जो एक फॉल्ट लाइंस बन रही है महाशक्तियों के बीच में गहरी बढ़ रही हैं, वो तो एक कारण है ही। लेकिन चाइना का जो भारत के साथ तनाव है, और ये जो तनाव है अभी भी लगातार जाहिर है कि बना हुआ है। जो जी। दो जगहों पर अभी भी चाइना और भारत के बीच में जो डिसएंगेजमेंट, डिस्केलेशन नहीं हुआ है, देप्सांग और डेमचौक में। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में भी जो अभी भी आप देखिए तो व्यापारिक रूप से काफी तनाव की स्थिति। हालांकि जीना रेमंडो ने वहां पे कॉमर्स सेक्रेटरी ने विजिट जरूर की है, और इस बात की भी रिपोर्ट्स हैं कि अगले कुछ महीनों में शी जिनपिंग अमेरिका भी जाने वाले हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन वर्तमान समय में चाइना और रशिया के बीच में तनाव है। अमेरिका जो है चाइना को सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसको देने से जी। रिस्ट्रिक्शंस पैदा लगा रहा है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है माइक्रोचिप्स बनाने की, वो अमेरिका अब चाइना को शेयर नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो जासूसी वगैरह की गतिविधियों को लेकर के, स्पाई बैलून्स वगैरह को लेकर के, ताइवान के विषय को लेकर के लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में एक तनाव की स्थितियां देखी गई हैं। तो ऐसे में जी। वर्तमान समय में चाहे वो भारत और चाइना के संबंध हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के संबंध हो, उसमें तनाव है। और ये जी। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस इन वजहों से भी वो अपने G20 का जो दौरा है वो उन्होंने शायद संभव है कि रद्द किया हो, लेकिन वो अपने जाहिर है कि इसकी जगह पे अपने प्रीमियर को भेज रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। तो ये बस आखिरी सवाल पूछिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन सलमान का G20 में भारत नहीं आना, लेकिन 11 तारीख को स्टेट विजिट के तौर पर उनका भारत आना। जिस प्रकार से चीन सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करा चुका है, चीन का इंटरेस्ट सऊदी और उसके आसपास के कंट्रीज में बढ़ रहा है, क्या इस एंगल से भी मैं चीजों को देखूं कि चीन के ड्रैगन के इशारे पर कहीं प्रिंस ने दूरी तो नहीं बना ली है? देखिए, यदि प्रिंस सलमान अगर नहीं आ रहे हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव अवश्य होगा, कोई उनका बड़ा मंत्री अवश्य इसे इसमें शिरकत करेगा। इतना कहने के बाद ये अवश्य हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो कि पूरे विश्व की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को, जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज को अच्छी तरह से समझ रहा है, और विश्व में जो फॉल्ट लाइंस बढ़ती जा रही हैं उसको भी वो देख रहा है। सऊदी अरेबिया अभी ब्रिक्स में भी अब शामिल हो गया है, और उसके बाद जो है अभी अब आप देखिए तो सऊदी अरेबिया और चाइना के संबंधों में भी काफी बदलाव आया है। चाइना ने एक बड़ी भूमिका निभाई सऊदी अरेबिया और जी। ईरान के बीच के डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर कराने में। तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक विजन 2030 पर कार्य कर रहे हैं, और वो सऊदी अरेबिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अपनी जो भूमिका को ऐसा लगता है कि वो संतुलित करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस संतुलन जी। को बनाने की प्रक्रिया में वो कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं कि जिसमें कि सभी को जो है एक अपने संबंधों को मैनेज करके रखा जाए, किसी को नाराज न किया जाए, और अपना अपना इंटरेस्ट भी सिद्ध किया जाए। तो वो जी। यदि वो G20 में भारत नहीं आ रहे हैं तो संभव है कि इसके पीछे वो जो वर्तमान समय की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए उससे प्रभावित हो सकते हैं, इस बात की संभावना जो है दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और भारत की जहां तक रिश्ते की बात है, तो ये जो रिश्ते जी। हैं इंटैक्ट हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में $24 बिलियन बिल्कुल का सर। ट्रेड है, और ये $100 बिलियन तक अगले 5 वर्षों में ले जाने का लक्ष्य है। और भारत की जो जी। बढ़ती हुई जो ताकत से, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस बिन सलमान भी लाभान्वित होना चाहते हैं, और वो अपने विजन 2030 को हासिल करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। और ऐसे में उनका जो स्टेट विजिट होगा वो एक बेहद महत्वपूर्ण होगा, और हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन G20 में इन बड़े नेताओं का ना आना जरूर G20 के ऊपर अब एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करेगा कि G20 को अब अपने आप को किस तरीके से आगे ले जाना होगा, और जो दुनिया में जिस तरीके की फॉल्ट लाइंस डेवलप हो रही हैं, जो नया जी। ध्रुवीकरण बन रहा है, इसमें G20 आगे किस तरीके से
अपनी भूमिका बेहतर से बेहतर निभा सकता है, इसके ऊपर अब राष्ट्रों को विचार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं को इतने अच्छे से समझाने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू।